दिन की शुरुआत करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है कि मैं एक प्रोटीन से भरपूर सेहतमंद नाश्ता करूं। और जब मैं ये प्रोटीन खाती हूँ तो ये मेरे शरीर में जाकर सरल अमाइनो अम्लों में टूट जाता है। मेरा शरीर इनमें से जो जरूरत का हिस्सा होता है उसे उपयोग करता है और जो अवशेष बचता है उसे बाहर निष्कासित कर देता है। अब इन अमाइनो अम्लों के निष्कासन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है नाइट्रोजन की। यहाँ मैंने केवल 3 अलग-अलग अमाइनो अम्लों को दिखाया है, लेकिन हमारा शरीर लगभग 20 प्रकार के अमाइनो अम्लों का उपयोग करता है। और बात सिर्फ अमाइनो अम्लों तक ही सीमित नहीं है। हम एक और बहुअणु यानी कि मैक्रोमोलेक्यूल का भी सेवन करते हैं, जिसमें नाइट्रोजन मौजूद होती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं वो क्या है? वो है न्यूक्लिक अम्ल, जो हमारे डीएनए और आरएनए को बनाते हैं। इनमें भी नाइट्रोजन होता है और ये हर उस कोशिका में पाए जाते हैं जो हम पौधों या जानवरों से प्राप्त करते हैं। अब आप सोच सकते हैं, सिर्फ नाइट्रोजन को बाहर निकालना ही इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? इन अणुओं में तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होते हैं, तो फिर नाइट्रोजन पर ही इतना जोर क्यों? इसका उत्तर है कि नाइट्रोजन शरीर के भीतर जाकर बनाता है अमोनिया, और ये एक बेहद विषैला यौगिक होता है। इसीलिए इसे शरीर से निकालना अत्यंत आवश्यक होता है। अगर ये शरीर में जमा हो जाए तो ये मस्तिष्क कोशिकाओं को भी क्षति पहुंचा सकता है। इसी कारण हम अब जानने जा रहे हैं कि विकास की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न प्राणियों ने अपने नाइट्रोजन अपशिष्ट को निष्कासित करने के लिए कौन-कौन सी रणनीतियां अपनाई। जैसा कि हमने अभी चर्चा की, नाइट्रोजन शरीर के भीतर जाकर बनाता है अमोनिया, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है अमोनिया उत्सर्जन यानी कि अमोनोटेलिज्म। अमोनिया अत्यंत विषैला होता है, इसीलिए प्राणी इसे शरीर में संग्रह नहीं कर सकते। उसे बनते ही तुरंत बाहर निकालना पड़ता है। लेकिन इसे बाहर निकालने के लिए इसे पानी में घुलना आवश्यक होता है, और 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए चाहिए लगभग 300 से 500 मिलीलीटर पानी। अब सोचिए, हम एक दिन में कितना पानी पीते हैं? 1 लीटर, 2 लीटर या अधिकतम 4 लीटर, यानी 4000 मिलीलीटर। तो उसमें से 1 ग्राम अमोनिया को निकालने में ही 500 मिलीलीटर पानी लग जाएगा, यानी सारा पानी केवल अमोनिया निकालने में खर्च हो जाएगा और बाकी शारीरिक कार्यों के लिए पानी बचेगा ही नहीं। इसीलिए अमोनिया का निष्कासन केवल उन्हीं प्राणियों में संभव है जिनके पास पानी की भरपूर उपलब्धता होती है, अर्थात ये पाए जाते हैं केवल जलचर प्राणियों में। ये अमोनिया को विसरण द्वारा निकालते हैं और इसलिए इसमें बहुत कम ऊर्जा लगती है। उदाहरण के लिए अमीबा, स्पंज और हाइड्रा जैसे एक कोशिकीय प्राणी विसरण के माध्यम से अमोनिया निकालते हैं, लेकिन टैडपोल, केचुए और कछुए जैसे प्राणी मूत्र के रूप में अमोनिया को बाहर निकालते हैं। अस्थल मछलियां अमोनियम आयन के रूप में अमोनिया निष्कासित करती हैं, परंतु जैसे जैसे जीवन जल से भूमि की ओर बढ़ा, अमोनिया उत्सर्जन को विकास ने कम प्राथमिकता दी, क्योंकि जमीन पर पानी की उपलब्धता कम होती है और अमोनिया को तुरंत बाहर निकालना आवश्यक होता है, जो स्थलीय जीवन के लिए व्यावहारिक नहीं था। इसलिए विकास ने अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को चुना, जिसे कहते हैं यूरिया उत्सर्जन यानी कि यूरियोटेलिज्म। यूरिया कम विषैला होता है, इसलिए इसे शरीर में बहुत समय तक संग्रहित किया जा सकता है। साथ ही इसे निकालने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत होती है, सिर्फ 50 मिलीलीटर प्रति ग्राम। इसलिए ये प्रक्रिया स्थलीय जीवन के लिए उपयुक्त है, लेकिन इसमें भी एक कीमत चुकानी पड़ती है। अमोनिया से यूरिया बनाने में ऊर्जा यानी कि एटीपी लगती है। मनुष्यों और अन्य स्तनधारियों में ये प्रक्रिया यकृत यानी कि लिवर में होती है, जहां अमोनिया को यूरिया में बदलकर रक्त में छोड़ा जाता है और फिर वृक्कों द्वारा बाहर निकाला जाता है। अस्थिल मछलियों में शरीर की अधिकांश कोशिकाएं इस परिवर्तन में सक्षम होती हैं। कुछ उदाहरण देखें, मनुष्य, शार्क, रेज, कंगारू, व्हेल, ऊंट और अधिकांश वयस्क मेंढक सभी यूरिया उत्सर्जक प्राणी हैं। उभयचर में ये परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है। टैडपोल अवस्था में वो अमोनिया निकालते हैं, जबकि वयस्क मेंढक यूरिया। इससे पता चलता है कि उत्सर्जन की प्रकृति आवासीय स्थितियों पर निर्भर करती है। जब पानी की उपलब्धता अधिक होती है तो अमोनिया, और जब कम पानी होता है तो यूरिया।
अब बात करते हैं ऐसे प्राणियों की जिन्होंने अमोनिया को बदलना शुरू किया यूरिक अम्ल में, जिसे कहते हैं यूरिक अम्ल उत्सर्जन यानी कि यूरिकोटेलिज्म। अगर आपने कभी छिपकली की बीट ध्यान से देखी हो तो उसमें एक सफेद भाग और एक गहरा भाग होता है। गहरा भाग होता है मल, जबकि सफेद भाग होता है छिपकली का मूत्र यानी यूरिक अम्ल। और ये मनुष्य के मूत्र की तरह तरल नहीं होता, बल्कि एक तरह का पेस्ट या ठोस होता है, क्योंकि इसे बाहर निकालने में बहुत कम पानी लगता है। यूरिक अम्ल के और भी फायदे हैं। ये सबसे कम विषैला होता है और 1 ग्राम को निकालने में केवल 1 मिलीलीटर पानी लगता है। इसीलिए ये प्रक्रिया पक्षियों, सरीसृपों और कीटों के लिए एकदम उपयुक्त है। लेकिन ध्यान रहे, इस कम विषैली और कम जल खपत वाली प्रक्रिया की कीमत भी अधिक है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा यानी कि एटीपी लगती है। कुछ उदाहरण: पक्षी, छिपकलियां, सांप आदि, ये सभी यूरिक अम्ल उत्सर्जक यानी कि यूरिकोटेलिक प्राणी हैं। तो निष्कर्ष में, जो प्राणी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें कहते हैं अमोनिया उत्सर्जक प्राणी, और प्रक्रिया कहलाती है अमोनिया उत्सर्जन। जो प्राणी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं जैसे आप और मैं, उन्हें कहते हैं यूरिया उत्सर्जक प्राणी, और प्रक्रिया है यूरिया उत्सर्जन। जो प्राणी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन्हें कहते हैं यूरिक अम्ल उत्सर्जक प्राणी, और प्रक्रिया कहलाती है यूरिक अम्ल उत्सर्जन। और इस तरह विभिन्न प्राणियों ने अपने शरीर से नाइट्रोजन अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए 3 अलग-अलग रणनीतियां अपनाई हैं।